प्रकरण नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो ऑप्शन डी ईश्वर। दूसरा प्रश्न है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति खाली जगह की है। ऑप्शन ए बाइबिल की। आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो गणित की स्वाध्याय पोथी और हिंदी की स्वाध्याय पोथी की प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तीसरा प्रश्न है, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? आंसर है काशी पीठ में, ऑप्शन बी। चौथा है, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन बी श्री शंकर दयाल शर्मा। दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, शास्त्री जी का जीवन दर्शन खाली जगह के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था, तो गीता। दूसरा है, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था, विचारों का। तीसरा है, शास्त्री जी ने खाली जगह से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, तो बापू आएगा खाली जगह में। चौथा है, शास्त्री जी ने 1926 में खाली जगह में शामिल हुए, तो खाली जगह में आएगा लोक सेवा मंडल। पांचवा है, शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने खाली जगह के कारण ऊंचा नहीं मानते थे, तो पद के कारण। छठा है, शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी, तो कर्तव्यों को। तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। दूसरा है, शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया। तीसरा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री थे क्योंकि नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित करते थे? तो आंसर है, शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। दूसरा है, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? तो शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। तीसरा है, बाइबल की कौन सी युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? तो बाइबल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। चौथा, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारियों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। पांचवा है, शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है कि कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे? तो शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे थे। दूसरा है, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, उसका क्या रहस्य है, क्यों? तो शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने से ही छिपा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। चौथा है, श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी? तो शास्त्री जी को
भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी। इसी से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों उपयुक्त है? तो शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममय था। वे भाग्य पर भरोसा कर बैठने वालों में नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं। उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था। उनके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना बिल्कुल उपयुक्त है। दूसरा प्रश्न है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? तो आंसर है, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश के आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति भी थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सकेंगे। तीसरा है, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश हुई थी। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद तक पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा भी की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूताधार कार्यक्रम भी चलाया था। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। चौथा प्रश्न है, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करके ही अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इसी गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई। पांचवा प्रश्न है, शास्त्री छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों को कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश के प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए। छठा प्रश्न है, इस इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? तो लाल बहादुर जी के छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ता आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। तो शास्त्री जी के कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें कर्म का फल पाने के लिए अवसर मिले, उन्होंने
उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी भी कहना अधिक उचित है। दूसरा देखते हैं, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तो गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। तीसरा है, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषता बहुत कम लोगों में पाई जाती है। संवाद को आगे बढ़ाइए जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हों। रिया, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सुनील, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। रिया, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सुनील, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। रिया, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो सुनील बोलता है, गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। रिया, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? तो उत्तर है, सुनील बोलता है, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने वहाँ की सरकार की रंग भेद की नीति का विरोध किया। रिया, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने क्या किया? सुनील, गांधी जी ने यहाँ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। रिया, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बनाया? तो सुनील, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। रिया, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? सुनील, गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया। रिया, गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया? सुनील, गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से चरखे को महत्व दिया। रिया, सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? सुनील, 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का आंदोलन किया। रिया, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? तो सुनील, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई। रिया, गांधी जी की समाधि कहाँ है, वह किस नाम से प्रसिद्ध है? सुनील, गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। 9वां है, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, रीढ़ यानी मेरुदंड, अमिट यानी अटल, आधारशिला यानी नींव, खाद यानी जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ, पल्लवित यानी विकसित जिसमें पल्लव लगे हों, सौरभ यानी सुगंध, सभ्य, शिष्ट। शब्दों के अर्थ का शब्दकोश क्रम, अटल, जमीन का उपजाऊपन बनाने वाले पदार्थ, नीम, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट और सुगंध। 10वां है, एक शेर था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाने और बताएं कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। तो हम यहाँ पर कहानी सुनाते हैं। एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी सी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई और वहाँ से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर सभी चींटियों ने शेर के शरीर पर चढ़ गईं। वे उसके पेट, पीठ, टांगों से बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने चंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय से शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उसे कहा,
वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आप तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुम सवा शेर बनकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाल लिया। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव छांटिए। आपने जो अवयव छांटे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला है, आज मैंने बहुत कम खाना खाया। तो हम आज घूमने जाएंगे। दूसरा है, अंजलि सोनल के आगे बैठी है। तो अवयव है आगे। वाक्य, गांधी जी सबसे आगे चल रहे थे। तीसरा है, मीनाक्षी और साल्वी गांव जा रहे हैं। अवयव और। तो वाक्य है, सोनल और मीना सिनेमा देखने गई हैं। चौथा है, अरे ये क्या कर रहे हो। अवयव है अरे। वाक्य, अरे विजय, तुम यहाँ कैसे। 12वां है, नमक सत्याग्रह और हिंद छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले नमक सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर लगाम लगाया था, इससे नमक महंगा हो गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया। 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती से दांडी की तरफ कूच की। हजारों लोगों ने उनका साथ दिया। दांडी पहुंचकर और समुद्र के किनारे से नमक उठाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। गुजरात के धारासभा में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ। हिंद छोड़ो आंदोलन। 1939 में विश्व युद्ध आरंभ हुआ। भारतवासियों की इच्छा इस युद्ध में शामिल होने की नहीं थी, फिर भी अंग्रेज सरकार ने भारतीय जवानों की सेना में भर्ती कर इस युद्ध में लड़ने के लिए भेजा। अंग्रेजों को इस युद्ध में भारतीयों के संपूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी। कांग्रेस ने इसके लिए भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की। सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसके विरोध में अगस्त 1942 में गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे का नारा देते हुए अंग्रेजों से भारत छोड़ने को कहा। हिंद छोड़ो आंदोलन ने ही भारत को स्वतंत्रता दिलाने की भूमिका तैयार की। 13वां प्रश्न है, महापुरुष और उनके नारों की जोड़ियां मिलाइए। तो गांधी जी ने बोला, करेंगे या मरेंगे। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। लोकमान्य तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित कोष्टक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 10 अमर क्रांतिकारियों के नाम छिपे हैं। यदि आप अपनी बुद्धि से रिक्त स्थानों को सही अक्षर भर सकेंगे तो वे नाम स्पष्ट हो जाएंगे। जरा उठाइए अपनी कलम, इस्तेमाल कीजिए अपनी बुद्धि का। तो हमने यहाँ पर देख लिया है, अमीर चंद लिखा है ना इधर, क्या क्या है, अजीत सिंह, अमीर चंद, सावरकर, यशपाल। 5वां है राम प्रसाद बिस्मिल। 6ठा है सचिंद्र सामाल्य। 7वां है चंद्रशेखर आज़ाद। 8वां है बटुकेश्वर दत्त। 9वां है भगत सिंह। 10वां है मंगल पांडे। तो आप यहाँ पर देखें प्रवृत्तियों में चित्र में जो दिए गए हैं, तो पहला दिया गया है जवाहरलाल नेहरू का, दूसरा इंदिरा गांधी का, तीसरा है मोरारजी देसाई, फिर है अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।